डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार उपाध्याय, डिपार्टमेंट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं खूब खूब अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में हम आपसे बातचीत करेंगे ओरिजिन्स ऑफ कम्युनिकेशंस भाग 2 की, जो कि विद्यार्थी मित्र जैसा कि आप जानते हैं अंडरस्टैंडिंग मीडिया मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के इस पत्र में, इस पेपर में भाग 2 में हम आपसे चर्चा हम आपसे किए हैं कि किस तरीके से संचार का हमारे जीवन में महत्व है और कैसे संचार का डेवलपमेंट हुआ। भारत के संदर्भ में हमने आपसे बातचीत की और पश्चिम दुनिया की जगत में भी हमने आपसे बातचीत की कि एथेंस में या फिर ग्रीस में किस तरीके से इसका अभ्युदय हुआ और जब उसके बाद जब हुआ आगे आगे और थोड़ा सा बढ़ा, जब मॉडर्नाइजेशन हुआ तो किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे इसका ये क्रम की तरह आगे बढ़ा। दूसरा, हमने आपसे ये बातचीत की कि भारत के संदर्भ में अपने धर्मों, साहित्यों, ग्रंथों में किस तरीके से संचार का हम माध्यम बना सकते हैं और कैसे लोगों ने बनाया। भारत के संदर्भ में नारद को हमने आपको उदाहरण दिया कि कैसे वो तटस्थ होकर के हर एक जगह जाने को उनको शक्ति जो प्रदान थी वहाँ पे आते जाते थे। दूसरा, हमने आपसे बातचीत ये भी की महाभारत में और अपने साहित्य में, जैसे रामायण में भी किस तरीके से हनुमान, फिर अंगद, जो भी लोग थे, जो भी पात्र थे, जो भी हम माइथोलॉजी के रूप में देखते हैं, उनमें किस तरीके से संचार का एक अच्छा संचार किस तरीके से राम जो करते हैं एक दूसरे के साथ, कैसे संचार डेवलपमेंट करते हैं, उसमें भी हमने आपसे बातचीत की। कैसे साहित्यों में अगर हम महाभारत के एक उदाहरण और आज के संदर्भ में ले देखें कि किस तरीके से संजय महाभारत में जब एक तरीके से जब कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हो रहा था तो किस तरीके से संजय अपनी आँखों देख करके जो उनको शक्ति प्रदान थी उससे धृतराष्ट्र को सूचित करते थे और बताते थे कि आज के दिन, पहले दिन या दूसरे दिन जो 18 दिन का युद्ध चला, उस युद्धों में क्या क्या हुआ, कब कौन जीता, कब कौन हारा, किसकी मृत्यु हुई, क्या स्थिति रही, आंखों देखा हाल बताते थे और उसका लगभग आज के भारतीय साहित्यों में लगभग प्रसंग दिया जाता है। तो इन सब बातों से हमने आपको बताया और सीखने की और बताने की कोशिश की कि इससे हम सीख सकते हैं। ज़रूरी है कि हम अपने साहित्यों से, संस्कारों से, धर्मों से सीखें और पश्चिम दुनिया को भी जानें। ज़रूरी नहीं कि अपने से सीखें। तो एक कड़ी है संचार को डेवलपमेंट की विकास की गति है कि एक विकास का जैसे कि थियरी है कि जैसे कि धीरे धीरे किसी चीज़ का विकास होता है, तो उसी तरीके से मनुष्य जब से इस पृथ्वी पे, इस धरातल पे आया, तब से कहीं न कहीं उसका विकास हुआ। संचार का अगर हम देखें निश्चित रूप से तो हर जगह की भाषाएं अलग ज़रूर हैं, लेकिन जो पद्धति है, ख़ास तौर से जो एक बातचीत करने की शैली का कहीं माध्यम है संचार, एक अच्छा जो संचार होता है, संचार करता है, जो कम्युनिकेशन स्थापित करता है, संचार स्थापित करता है किसी से, निश्चित रूप से वह आगे बढ़ता है। जैसे महात्मा गांधी का उदाहरण ले लें या फिर हम बातचीत करें, किसी संत पुरुष की बातचीत हम करें या फिर स्वामी विवेकानंद की बात करें या फिर आज के परिप्रेक्ष्य में अपना यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें कि जो कम्युनिकेशन स्थापित आप अच्छे तरीके से किसी के साथ आप कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आपको जनता और दुनिया सुनती है। तो इसमें हम इस पे चर्चा करेंगे कि भारत में जो हमने पहले भाग बताया कि किस तरीके से मंदिरों में, ग्रंथों में, साहित्यों में लोग आगे बढ़ते थे और सुनते थे, कैसे डेवलप करते थे, मध्यकाल में कैसे डेवलपमेंट करते थे। तो आज के संदर्भ में देखें कि भारत जब कॉलोनाइज हुआ तब 17वीं शताब्दी के बाद से लेकर के 20वीं सदी तक कैसे बढ़ा आगे, इस सत्र में हम आपसे बातचीत करेंगे। और आज की दौर में, आज के प्रासंगिक दौर में किस तरीके से संचार महत्वपूर्ण है और किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। प्रिंट मीडिया से लेकर के वेब मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर अब तो डिजिटल मीडिया जिस तरीके से आगे हो गया है, तो निश्चित रूप से इसका एक सुखद और एक तरीके से कहें कि एक सकारात्मक विकास हुआ है। तो निश्चित रूप से इस विकास की क्रोनोलॉजी को या गति को हम समझेंगे और बातचीत करेंगे कि कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ और कैसे किन पहलुओं से, किन कारणों से होकर के गुजरा। तो आइए मित्र आगे बढ़ते हैं। हम जैसा कि आप जानते हैं कि आपने देखा
कि ख़ास तौर से जब हमने प्रिंट की बात की कि प्रिंट का जो डेवलपमेंट हुआ, जब से इसका जो विकास की हम बात करते हैं, तो एक तरीके से जब प्रिंट मशीन का ख़ास तौर से जो आविष्कार हुआ, तो उस समय से तेज़ी से ज़्यादा से डेवलपमेंट हुआ। पहले समाचार जो हुए थे होते थे एक तरीके से गॉसिप, या फिर मंदिरों में लोग जो बातचीत करते थे, जो संचार का माध्यम एक दूसरे को सुन करके उसमें देख करके आगे बढ़ते थे, और वो एक संचार के एक माध्यम होता था। तो इसमें हम ये देखेंगे कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति है और जो 17वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं सदी तक किस तरीके से संचार आगे बढ़ा, किस तरीके से कम्युनिकेशन की गति आगे बढ़ी, और भारत के संदर्भ में भी किन किन कड़ियों से होकर गुजरना पड़ा, ये भी देखेंगे। भारत के संदर्भ में देखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय भारत एक तरीके से कॉलोनाइज था, एक गुलाम देश था। वैसी स्थिति में समाचार को तमाम एक सेंसरशिप थी, तमाम रुकावटें थीं। उन रुकावटों को देख करके, रुकावटों को समझ करके, रुकावटों से परे होकर के समाचार को छापना था, कम्युनिकेशन स्थापित करनी थी और उसको गति से आगे बढ़ना था। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि कैसे बंद ना हो, क्योंकि तमाम ऐसी दिक्कतें थीं कि तुरंत ही समाचार पत्र पे इतना ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए जाते थे, या ये कहें कि उसको बंद करने के आदेश दिए जाते थे, जुर्माना इतना ज़्यादा होता था कि चलाना ही बड़ा ही मुश्किल होता था। हम जब बात करते हैं कि इसकी जर्नलिज्म में हम बात करें, एक तरीके से उत्पत्ति की इसकी बात करें, तो हमने आपसे बताया कि किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ। तो अभी हम बातचीत करें कि 17वीं शताब्दी में अगर भारत की हम बात करें या फिर किसी समय में, तो ख़ास तौर से सरकार के विरुद्ध जो भी इस तरीके के कुछ लिखता था, तो उसमें एक तरीके की सेंसरशिप से उसे होकर के गुजरना पड़ता था, और उसमें जो सरकार के खिलाफ चीज़ें होती थीं उसको निकाल दी जाती थी, एक तरीके से उसको निकाल करके छापना पड़ता था, क्योंकि सरकार यानी गवर्नमेंट की नज़र अगर उस पर पड़ती थी, निश्चित रूप से उसे खमियाजा भुगतना पड़ता था। लेकिन जब बात करते हैं कि जर्नलिज्म की वास्तविकता में स्थापना इसकी कब हुई, तो 18वीं सेंचुरी में 18वीं शताब्दी में एक रियल जर्नलिज्म की वास्तविक जो है पत्रकारिता की स्थापना हुई। उस समय एक जो पढ़ने की रुचि थी लोगों के, डिमांड ऑफ न्यूज़पेपर थे, जो मांग थी खबरों के पढ़ने की, वह बढ़ा, और लिटरेसी रेट जो थी, एक साक्षरता दर बढ़ी, लोग पढ़ समझ सकते थे। उस दौर में पत्रकारिता खास तौर से एक डेवलपमेंट हो पाया। निश्चित रूप से जब इकोनॉमिक्स एक थियरी है अर्थशास्त्र की कि सप्लाई तभी होगी जब मांग होगी, तो मांग अगर नहीं होगी तो सप्लाई का प्रश्न ही नहीं उठता। सप्लाई आप चाहे जितना कर दें, मांग ना हो तो निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ता है। तो जब साक्षरता दर बढ़ी, लोग पढ़ने और लिखने में रुचि रखने लगे, निश्चित रूप से उस समय वास्तविक में जो है न्यूज़पेपर का प्रचार प्रसार होना तेज़ी से शुरू हुआ। अगर हम बात करें 20वीं सेंचुरी की, अगर हम बात करें तो उसमें तमाम ऐसे, अभी आज की हम बात करें कि टेक्नोलॉजी इस तरीके की आ गई है कि एक जो प्रैक्टिसेस जो आज के जो पत्रकार हैं टेक्नोलॉजी से तमाम तरीके से कर सकते हैं। जो आज की जनरेशन है, सबके हाथ में एक पॉम टॉप है, हाथ में है सबके हाथ में, तो ये डिजिटल मीडिया के माध्यम से वो आज पढ़ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। लेकिन अगर इसके बनस्पत हम देखें, 17वीं शताब्दी में बात करें या 16वीं सेंचुरी में हम चले जाएं, तो उस समय यह सुविधा नहीं थी। निश्चित रूप से लोग एक इंतज़ार करते थे खबरों का आदान प्रदान के लिए या फिर करने के लिए, तो एक काफ़ी समय होता था। तो जैसे जैसे एक तरीके से साक्षरता दर बढ़ी, लोग पढ़ना आगे शुरू किए, और पढ़ने के साथ साथ ही निश्चित रूप से पत्रकारिता का एक प्रिंट का खास तौर से रुचि बढ़ी और लोग पढ़ना शुरू किए। उस समय से इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पत्रकारों की बढ़ी और उसमें छापने की जवाबदेही बढ़ी, और तब जा कर के धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हुआ। अगर हम बात करें वर्ल्ड वार में भी एक ख़ास तौर से पत्रकारों का बेहद ही रोल हुआ करता था। या भारत के, मैंने आपसे बताया कि 1971 में किस तरीके से पत्रकारिता की वजह से ही, मतलब एक अच्छे पत्रों के माध्यम से, मैं आपको उदाहरण दिया था कि भारत बांग्लादेश में विजय हुआ, क्योंकि वो पत्रकारिता की निशानी थी कि किस तरीके से आप न्यूज़ को कैसे परोसते हैं, कैसे आप न्यूज़ देते हैं, और सामने वाला कैसे उसका इंटरप्रिटेशन करता है। तो सच्ची पत्रकारिता खास तौर से ऐसे बढ़ी जब लोग थोड़ा सा पढ़ना शुरू किए, जानना शुरू किए, लोगों की मांग बढ़ी, रुचि बढ़ी, सो तब जा कर के धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट आगे बढ़ा। अगर हम बात करें कि किस तरीके से इसकी जो स्थापना हुई खास तौर से, तो 1883 में जो इंग्लैंड में एक चार्टर्ड जो है इंस्टीट्यूट की स्थापना वहाँ हुई, एज ए जर्नलिस्ट की, एज ए वहाँ पर देखने के, तो यहाँ पे पहला जो है एक इस तरीके का एक संस्थान की स्थापना हुई, जहाँ पे एक तरीके से इसको फ्रीडम दी गई, या फिर कह लें कि उस पर काम करने की रुचि डेवलपमेंट हुई। तो इस तरीके से यहाँ से इसकी
स्वतंत्र रूप से या कह लीजिए कि मतलब एक जिम्मेदारी के तौर पे यहाँ से शुरुआत होती है। अगर हम अमेरिकन न्यूज़पेपर में पश्चिम की हम बात करें, उसमें देखें तो गिल्ड एक सेटअप था 1933 में। फेडरेशन नेशनल डे ला प्रेस फ्रेंचाइजी का इंस्टीट्यूट का जो एक तरीके से फंक्शन जो वहाँ पे स्थापित हुआ, वहाँ पे एक प्रोफेशनलिज्म जर्नलिज्म की बात होने लगी, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, वहाँ से इसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ। इस तरीके से धीरे धीरे जो मतलब स्लोली या ग्रेजुअली ये डेवलपमेंट जो है पत्रकारिता को हमें देखने को मिलता है। अब 17 to 20 सेंचुरी में अगर हम भारत के संदर्भ में अगर हम ये फैक्ट की इस चीज़ को देखें तो निश्चित तौर से अगर हमको देखने को मिलता है कि उस समय स्थिति इतनी अच्छी भारत की नहीं थी कि वह स्वतंत्र रूप से किसी पत्र या पत्रिकाओं का संपादन या कर सकें। करने से तमाम सेंसरशिप थी, तमाम बाध्यताएं थी, उनको देख करके ये छापना पड़ता था। लेकिन 1780 में बंगाल गजट नाम के जेम्स ऑगस्टस हिग्गी ने, जो कि एक भारत का न होते हुए मतलब उन्होंने पहला जो है 1780 में अखबार या निकालने की कोशिश की और उसमें सफल रहे। तो वहाँ से एक तरीके से भारत में 1780 में बंगाल गजट जो निकला, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। वहीं अगर 1800 में फिर आ जाती है टाइम्स ऑफ इंडिया, जो रॉबर्ट नाइट एंड टीजे बेनेट एंड एफएन कोलमैन थे, यहाँ से टाइम्स ऑफ इंडिया की शुरुआत होती है। तो एक तरीके से हम कहें कि जो हमारा 18th सेंचुरी था, 18th सेंचुरी में जो हमारा उत्तरार्ध था, वहाँ से एक तरीके से निश्चित रूप से भारत के संदर्भ में यहाँ से पत्रकारिता का अभ्युदय होता है। और धीरे धीरे फिर बाद में अपने मूल भाषाओं में या रीजनल लैंग्वेज में धीरे धीरे जैसे पत्रकारिता का अभ्युदय होने लगा। जैसे बंगाल में बंगाली में कुछ तमाम पत्रिकाओं का पब्लिकेशंस हुआ, वहाँ पे छपे, फिर गुजराती में छपना शुरू हुआ, गुजराती में छपा, फिर बंगाली में छपा, फिर हिंदी में फिर आना शुरू हुआ। इस तरीके से एक मतलब ये कह लें कि एक बंचेज ऑफ न्यूज़पेपर का यहाँ से शुरुआत हो जाती है। तो एक जब 1780 से शुरुआत हो तो लोगों को प्रेरणा मिलती है कि जब यहाँ से शुरुआत हो सकती है तो हम भी इस तरीके की पत्र पत्रिकाओं को निकाल सकते हैं, जिससे कि लोग मूल भाषा में, जो भारतीय भाषा में है, उसमें ज़्यादा सक्षम तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। अगर इसी तरीके की हम बातचीत करें कि जो पहला भारत के संदर्भ में जो रीजनल लैंग्वेज की हम बात करें या फिर जो मूल भाषा थी भारत की, तो पहला जो न्यूज़पेपर की हम बात करते हैं तो मुंबई में गुजराती लैंग्वेज में पहला जो है न्यूज़पेपर पब्लिश होता है। उसके बाद तुरंत उसके दिग्दर्शन नाम से होता है। फिर उसके बाद 1800 में जो है सेकेंड बंगाली न्यूज़पेपर समाचार दर्पण जो है पब्लिश होता है। तो इस तरीके से पहला दिग्दर्शन, दूसरा समाचार दर्पण और गुजराती और बंगाली में छपता है। उसके बाद जो है स्पेशली अगर बात करें कि 1799 में सेंसरशिप एक्ट जो है पास हो गया, उस समय से तमाम जो अखबारों को सेंसरशिप से होकर के गुजरना पड़ता था। एक मतलब एक तरीके से कि आप कुछ भी छापते हैं तो सरकार को देखती थी, उसका सेंसर करती था, वो तमाम जुर्माना उस पर वह लगाती थी। बंगाल गजट जब 1780 में आया, उसके बाद दिग्दर्शन गुजराती है, फिर उसके बाद फिर हिंदी में तो बाजार पत्रिका आई। तो इन सब चीज़ों से एक आने वाली पीढ़ी को, जो अन्य लोग थे, उनको एक नया उनको देखने को मिला, एक नया उनके अंदर उत्साह आया। फिर उसके आगे बाद धीरे धीरे एक क्रम चलता रहा। ये एक तरीके से मैंने अब यहाँ इमेजेस दिए हैं कि जो बंचेज ऑफ न्यूज़पेपर थे, किस तरीके से उस समय लोग छपते थे। एक तो खैर उसका एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे आपको दिया है कि जो ये पेपर थे, जैसे कि आप स्टॉक इमेजेज आप देख पा रहे हैं कि जो स्कॉटमैन्स का है या फिर ये जितने भी पेपर के कटिंग आप देख पा रहे हैं, इसी तरीके की पेपर भारत में गुजराती भाषा में, बंगाली भाषा में, हिंदी भाषा में या फिर पंजाबी में, सिंधी में तमाम ऐसे पत्र पत्रिकाएँ छपते थे। और तमाम ऐसे पत्र पत्रिकाएँ एक समय में, कोई 1 साल में, कोई 4 महीने में, कोई 2 साल में सेंसरशिप से उनको बंद होना पड़ा। उनके ऊपर भारी जुर्माने लगाए गए और उन संपादकों को, उन पत्रकारों को जेल जाना पड़ा, क्योंकि वो सरकार उनके जो पढ़ती थी उन पे सेंसरशिप लगाती थी, उनको रोकती थी, क्योंकि सरकार विरोधी कोई बात न लिखें, यह उनको सख्त निर्देश था। इसमें उनको इस बात का भी डर था, जो कि अंग्रेज़ थे, जो कि यहाँ पे शासन कर रहे थे, कि अगर मूल भावना से प्रेरित होकर के अगर भारतीय जन समुदाय में जन सैलाब आ जाता है तो निश्चित रूप से जल्द ही उनको
छोड़ना पड़ेगा भारत को। इस डर की वजह से तमाम वो भारी जुर्माने या इस तरीके की चीज़ों को लगाते थे, ताकि दमनकारी नीति से लोगों को अपनी बात जो पत्र पत्रिकाएं पहुंचा रहे हैं वो पहुंचा ना सकें। इसी तरीके से हम अगर देखें कि किस तरीके से भारत में अभी जो न्यूज़पेपर का अगर हम देखें कि कैसे शुरुआत होती थी वहाँ पे और किन किन वजहों से गुजरना पड़ता था। अगर देखें कि इनिशियल एज की हम अगर बातचीत करें कि क्या एक गॉसिप एक माध्यम हुआ करता था, लोग डिबेट के माध्यम से रिपोर्ट करते थे, या फिर यूरोप हो या फिर भारत हो, कहीं एक गॉसिप का एक तरीका से एक न्यूज़ का एक माध्यम बना। पहले एक सिंगल पेज में छपा, फिर सिंगल कॉलम की न्यूज़ बनी, फिर उसके बाद बनना शुरू हुआ, वीकली खबर आती थी, फिर उसके बाद फिर सर्कुलेशन उसका फिगर हुआ उन दिनों में कि लोग उसको पढ़ना शुरू किए, उसमें इंटरेस्ट। फिर कॉफ़ी शॉप्स में ख़ास तौर से न्यूज़पेपर आते थे, वहाँ लोग आते थे, वहाँ पढ़ते थे और पढ़ने के बाद चर्चा के दौरान बातचीत करते थे, उनसे जो कर निकल के चीज़ें आती थी, एक वहाँ से पत्रकारिता का एक इमरजेंस हुआ, एक उसकी उत्पत्ति हुई। इन द रेफरेंस में अगर हम बातचीत करेंगे टेटलर की, तो टेटलर और गार्डियन उस समय एक तरीके से वहाँ हुई, और मॉडर्न डे में ख़ास तौर से वहाँ एक उसको कंसीडर किया गया कि क्या एक गॉसिप का माध्यम, इन सभी जो लोग बातचीत करते थे उसका एक माध्यम बनाया गया पत्रकारिता के लिए। जो इनिशियली एज में जो इंग्लैंड में अगर हम बात करें कि पहला जो टेटलर जो पब्लिश किया पेपर वहाँ से, उसकी पहली फर्स्ट एडिशन में 555 जो पहला उसका एडिशन था वाइडली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद उसी तरीके से हम देखें कि मिडिल क्लास जो फैमिली थी, फिर बिजनेस था, जो ट्रेडर्स था, उनमें एक तरीके का जो टेटलर जो छापता था, ख़ास तौर से वो एक सिंपल न्यूज़पेपर था, एक साधारण जो था, उसमें इन सब चीज़ों के बाद उनमें जो मध्यम क्लास जो था उसको पढ़ता था, उसमें खासा रुचि दिखाता था। इन वजहों से इसकी एक पारदर्शिता या कह लें कि इसका सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हुआ, लोग उसमें रुचि दिखाते थे, क्योंकि आम लोगों के जीवन से जुड़ा होता था, आम खबरें होती थी, इसमें लोग रुचि से पढ़ना शुरू किया और इसका सर्कुलेशन तेज़ी से विकसित हुआ। उसी तरीके अगर हम बात करें कि जो रिचर्ड स्टील जो फाउंडर किए टेटलर को 1709 में, तो एक और जोनाथन स्विफ्ट जो ज्वाइन थे, सेक्शन 335 इसको जो पहला जब एडिशन किए तो उस समय इसको डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद से अन्य तमाम जो इजाक ब्रेकफास्ट थे उन्होंने रिपोर्टिंग की, तो इस तरीके से धीरे धीरे इसका सर्कुलेशन आगे होता चला गया और काफ़ी हाउसेस में लोग इसको पढ़ते थे, या अन्य जगहों पे खड़े होकर के, जहाँ एक खेलने के जो माध्यम होता था, रात में जाकर के पोलो खेलते, तो वहाँ भी एक न्यूज़पेपर का एक पढ़ने की रुचि हुआ करती थी। जो क्लब हाउसेस थे उनमें भी एक न्यूज़पेपर का एक अच्छा माध्यम होता था, लोग वहाँ इकट्ठे होते थे, बातचीत करते थे, अखबारों को पढ़कर के उस पर चर्चा और डिबेट किया करते थे। तो एक यहाँ से एक न्यूज़ का एक जो माध्यम यहीं से डेवलपमेंट हो पाया और यहीं से इसकी उत्पत्ति होती है। ये जो कॉफ़ी हाउसेस की मैं आपको इमेज यहाँ पे दिया हूँ कि लोग यहाँ पे किस तरीके से इकट्ठा हुए हैं और कैसे अखबार पढ़कर एक दूसरे से मिलजुल करके कैसे बातचीत कर रहे हैं, एक डिबेट का यहाँ से कैसे माध्यम तैयार हो पा रहा है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि कैसे जो अखबार है लोगों के एक अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति को कैसे आगे रख पा रहे हैं, कैसे गॉसिप कर पा रहे हैं, कैसे बोल पा रहे हैं, कैसे आर्गूमेंट कर पा रहे हैं। ये सबका मूल कारण ये अखबार बनता है। अगर अखबार न होता, किस तरीके से लोग अभिव्यक्ति अपनी नहीं कह पाते, नहीं बोल पाते, क्योंकि माध्यम नहीं बनता, कुछ एक सूचना उनको नहीं मिल पाती। तो सूचना के माध्यम से एक दूसरे उस पे से स्वविवेक से निर्णय लेने की, बातचीत करने की, सुनने की क्षमता यहाँ से विकसित हो पाती है। अगर हम बात करें कि मॉडर्न जर्नलिज्म की अगर बात करें, ब्रिटिश हिस्ट्री की हम देखें, तो 1702 में यहाँ पे एक डेली करंट नाम से एक यहाँ पे कंटिन्यूड जो पब्लिश हुआ, तो जो 30 इयर्स कंटिन्यू चलता रहा। और जो इसकी फर्स्ट एडिटर जो न्यूज़पेपर थी, सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है कि वो फीमेल थी। आप जानकर विद्यार्थी मित्र एक तरीके से सोचेंगे कि किस तरीके से पहला जो न्यूज़पेपर जो 30 इयर्स तक वो चलता रहा, उसकी संपादन जो की एक महिला थी। उसके बाद वह न्यूज़पेपर आगे एक माध्यम बना। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब वहाँ पे आई तो उसमें प्रेस रिस्ट्रिक्शंस लगाए और प्रेस रिस्ट्रिक्शंस लगा के उसको एक तरीके से बंद करने की कोशिश की और उस पर एक सेंसरशिप लगाई कि जो गवर्नमेंट विरोधी चीज़ें हैं उस पर आप
उसको पब्लिश आप नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद जब निश्चित रूप से सेंसरशिप का जहाँ तक हम माध्यम की बात करते हैं, हम लगाने की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से एक चीज़ ये देखने को हमको मिलती है कि जिस चीज़ को जितना आप दबाने की कोशिश करते हैं वह चीज़ उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ती है। बिगिनिंग एज में 19th सेंचुरी में अगर हम बात करें कि किस तरीके से जर्नलिज्म की प्रैक्टिस है, तो आज की स्थिति दूसरी है। आज का उस तरीके से दबाव नहीं, उतना सेंसरशिप का माध्यम नहीं है जितना कि पहले हुआ करता था। लेकिन आज की पत्रकारिता हम अगर देखें, 20वीं सदी 21वीं सदी की पत्रकारिता हम देखें, 20वीं सदी की पत्रकारिता हम देखें, 19वीं सदी की पत्रकारिता देखें, तो निश्चित रूप से दबाव और सेंसरशिप की जो बात है निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा उस समय थी, जो कि आज इतना नहीं है। लेकिन उन समय के दमनकारी नीतियों के बावजूद जो हमें पत्रकारिता देखने को मिल पाती थी, आज वह देखने को नहीं मिल पा रही है। कहीं न कहीं इसे हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि जो हम सरकार उस तरीके से बंदिश सरकार नहीं लगाती है, उस तरीके का माध्यम एक फ्रीडम प्राप्त है पत्रकारों को। लेकिन तमाम अन्य चीज़ें हैं, उस माध्यम को अपना करके लोग अपनी मूल बातों से भटक करके दूसरी ही पत्रकारिता, फिर एक तरीके से कह लें कि हट करके पत्रकारिता कर रहे हैं, जो कि पत्रकारिता का मानक नहीं है, जो कि आवाम की आवाज़ नहीं है। ये बदलाव देखने को हमको मिल रहा है। लेकिन हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आज भी तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो कि अपनी मूल भावना से हो करके, मतलब मूल भावना को ध्यान में रख कर के पत्रकारिता कर रहे हैं। निश्चित रूप से वह किसी के आगे या फिर कह लीजिए कि न जा कर के अपनी पत्रकारिता का जो मानक है उस पर वो खरे उतरने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें कि 18वीं सदी में जो निवार खेराल्ड की स्थापना होती है, तो निवार खेराल्ड जब आता है तो कैसे एक खबर का माध्यम बनता है और कैसे लोग आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब इंग्लैंड में ख़ास तौर से जब इसकी स्थापना हुई 1883 में हुई, और उसके बाद 1883 से 1933 में किस तरीके से डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें प्रिंट मीडिया की, हम आज बात कर रहे हैं कि प्रिंट मीडिया कैसे प्रसार हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ। पहले लोग, मैंने आपसे पहले पिछले क्लासों में चर्चा की कि पहले लोग कैसे ताम्र पत्रों पे या फिर पत्तों पे लिख करके सूचना पहुंचाते थे। फिर कपड़ा एक माध्यम बना, कपड़े पर लिख करके उस पर एक संचार का माध्यम बनाया। फिर जब मशीन का डेवलपमेंट हुआ, प्रिंटिंग मशीन जब आई, तब किस तरीके से अखबारों का, पत्रिकाओं का प्रचलन बढ़ा। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें कि फाउंडेशन जब रेडियो इलेक्ट्रॉनिक वेव की अगर बात आई, तो 1901 में जो गैलीलियो मार्कोनी ने इसकी जो एक ब्रॉडकास्ट की स्थापना की, तो फिर उसके बाद 1920 आते आते प्रिंट में और रेडियो में काफ़ी जो है अलग ही चीज़ें देखने को हमको मिली, क्योंकि प्रिंट हम पढ़ते थे और रेडियो में हमको सुनने को मिली। तो निश्चित रूप से संचार का जो माध्यम प्रिंट तो था ही, प्रिंट उस पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन रेडियो के आ जाने से और लोगों में किस तरीके से संचार डेवलप हुआ, कैसे लोग सुनने की, वहाँ पे अगर आप देखें कि जो वेव था, एक प्रिंट और रेडियो में जब वेव आया, तो हमें यह देखने को मिला कि जब प्रिंट में जो चीज़ें होती थी एक समय अंतराल के बाद छप करके आती थी। आज भी है कि प्रिंट में जो माध्यम है तुरंत कम आती हैं, जैसे कि हम पढ़ने की बात करते हैं, डिजिटल में तो हम पढ़ पाते हैं, लेकिन जब हम करते हैं तो वन डे के बाद आती है, एक दिन हमको रुकना पड़ता है किसी खबर के लिए। लेकिन वही अगर हम रेडियो की बात करें तो तुरंत ही टेलीकास्ट होती है, ब्रॉडकास्टिंग होती थी और सुनने को हमको मिल जाती है। वर्ड बार सेकेंड में रेडियो किस तरीके से अपने ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से एक अच्छा रोल प्ले किया। आप एक दो मूवी हैं जो हॉलीवुड की, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ और संचार किस तरीके से आगे बढ़ करके वहाँ पे एक अच्छा रोल प्ले किया। तो इस तरीके से संचार का एक दूसरा जो चरण आया, रेडियो का चरण आया। तो रेडियो के चरण के आने के बाद तमाम जो है न्यूज़ की एक प्रिंट की एक अलग माध्यम हुआ करता था और एक तरीके से वेब की, ब्रॉडकास्टिंग की एक अलग माध्यम हुआ। तो इस तरीके से डेवलपमेंट के दूसरे चरण में जब रेडियो आई, तब संचार का माध्यम और तेज़ी से आगे बढ़ा। उसी तरीके से अब जब 1946 में जब टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट हुआ, तो 20,000 जो है हाउस होल्ड्स को टेलीविज़न का एक सेट दिया गया, उनको यूएसए में किया गया। और फिर उसके बाद 1952 में जो उसका जो प्रसार था, जहाँ 20,000 था और जहाँ 20,000 से 15.3 मिलियन इसका आगे बढ़ गया।
आगे बढ़ने के बाद हाउस होल्ड में किस तरीके से जो डेवलपमेंट हुआ उसको देखने के बाद इतना तेज़ी से बढ़ा। इनिशियली 6 में आप देखेंगे कि स्टेशन इसके तुरंत ही 500 टेलीविज़न स्टेशन हो गए 1955 आते आते। 46 से 1955 आते आते आप देख पा रहे हैं जहाँ पे 20,000 टेलीविज़न गवर्नमेंट्स ने प्रोवाइड किए थे हाउस होल्ड को, वहीं पे 1955 तक 500 टेलीविज़न जो है स्टेशंस बन गए, क्योंकि लोगों में जो चीज़ें पढ़ पा रहे थे या फिर वो सुन पा रहे थे वहाँ पे देख पा रहे हैं कि देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं। तो किस तरीके से डेवलपमेंट संचार के माध्यम से हुआ। लेकिन आज वहीं डिजिटल की अगर हम बातचीत करें कि डिजिटल में इंटरनेट का जो एक प्रसार है कि जो इसका इन्वेंशन 1969 में जो रिवोल्यूशंस हुआ, आज का जो माध्यम बना, आप इसमें देख पा रहे हैं कि कैसे गूगल के माध्यम से या फिर फेसबुक के माध्यम से या फिर अन्य माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से तुरंत ही कोई खबर आपको मिलती है, आप तुरंत आपके पास वो चीज़ें आ जाती हैं। निश्चित रूप से आप देख पा रहे हैं कि कैसे जो प्रिंट मीडिया या फिर हम और पुराने समय की बात करें, गॉसिप का माध्यम हुआ करता था, ऐसे मंदिरों में लोग जाते थे, गुप्तचर हुआ करते थे, फिर प्रिंट का माध्यम आया, फिर रेडियो आया, फिर टेलीविज़न, अभी डिजिटल का जो प्रसार है, निश्चित रूप से यह जीवन में एक तरीके ज़रूरत सी बन गई है और हम हर चीज़ को तुरंत ही देख पा रहे हैं। ये संचार का सतत विकास की एक प्रक्रिया है जो कि निश्चय ही आगे बढ़ रही है और सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है। तो आप ये समझ लें कि जो संचार का माध्यम है, अच्छा जो सफल कम्युनिकेटर है, इससे होकर के आगे वह गति को अपने जीवन में अच्छा संचार को स्थापित करके या फिर अच्छा कम्युनिकेशन स्थापित करके वह आगे बढ़ सकता है। तो विद्यार्थी मित्र, आज का जो हमारा ये चैप्टर था, खासतौर से यूनिट 2 का ओरिजिन्स ऑफ कम्युनिकेशन पार्ट 2 में आपने विभिन्न चरणों की जो हमने आपसे बातचीत की थी कि कैसे होकर के गुजरे 17 से 20वीं सदी का दौर किस तरीके से सेंसरशिप का रहा और भारत जब आज़ादी के बाद भी मैंने आपसे बातचीत की कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ और मैंने टेलीविज़न की आपसे बातचीत की, भी डिजिटल मीडिया की आपसे बातचीत की। तो आप अच्छी तरीके समझ पा रहे हैं कि टेलीविज़न आपने भी अभी देख रहे हैं और मोबाइल जो पाम टॉप आपके साथ है उस डिजिटल माध्यम का उपयोग इंटरनेट के जरिए आप कर पा रहे हैं, तो भी देख पा रहे हैं कि कैसे एक अच्छा जो कम्युनिकेशन कैसे स्थापित करके अपने जीवन के सतत ऊंचाई पे पहुंचाया जा सकता है। और संचार के माध्यम से ही कोई पुरुष या कोई जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो स्थापित है, चाहे भारत के संदर्भ में हम बात करें चाहे पश्चिम के संदर्भ में बात करें, एक अच्छा कम्युनिकेटर है। गांधी निश्चित रूप से गांधी जी उनकी लाउड साउंड नहीं थी, लेकिन निश्चय ही वो अपने एक सफल कम्युनिकेटर के माध्यम से ही वह आगे बढ़ पाए और उनकी बात को जितनी ऑडियंस आपकी गंभीरता से जिस बात को सुनेगा समझेगा, आप उतने ही सफल कम्युनिकेटर हैं। अब चाहे हम अपने वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करें या इनके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें, एक अच्छे कम्युनिकेटर थे जिसमें जनता के हुजूम होता था। जयप्रकाश नारायण की अब मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कैसे एक अच्छा कम्युनिकेटर बना करके एक सशक्त जनता की आवाज़ बने। अगर हम और अन्य माध्यमों की बात करें तो तमाम जो आज के सफल लोग हैं जो राजनीति में हों, फिल्मों में हों, अमिताभ बच्चन की बात करें, फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करें या फिर किसी की हम बात करें, तो एक अच्छा संचार स्थापित करके अपने जीवन में आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन को अच्छे कम्युनिकेटर के रूप में स्थापित करें और अच्छे ही सकारात्मक आपको उसके परिणाम मिलेंगे। और हम इसी से यहीं पे यूनिट ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। और यहाँ पे कुछ प्रश्न हमने आपको दिए हुए थे, तो उन प्रश्नों को पढ़ें और समझें कि क्या आपने पढ़ा और कितनी आपकी तैयारी है। तो आज का यह यूनिट यहीं पे समाप्त होता है और फिर अगले तीसरे यूनिट में आपसे पुनः मिलेंगे और आपके सुखद भविष्य की कामना के साथ हम यहीं पे फिर आगे मिलने की कामना करते हैं। धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं